सो गाइस आज हम ICSE 2024 के लिए जो स्पीचमैन पेपर आया है हमारा मैथमेटिक्स का, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले इसमें हम जो हमारे MCQ जो टाइप्स क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि इफ़ A इज इक्वल्स टू ए, टू मैट्रिसेस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। देखो, सब्सट्रैक्शन और एडिशन कब पॉसिबल होते हैं? जब दोनों का सेम ऑर्डर होता है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स की, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसमें देखो कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। इसमें है हमारे पास सिंगल रो। देखो रो को हम कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंगल लाइन से ये रो है इसमें, तो इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है इसमें, एक रो। एंड कॉलम कितने हैं? 1 और 2। वर्टिकल लाइंस कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं। इसका क्या ऑर्डर हो गया? 1/2। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया 1/2 और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, एडिशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए इसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें क्या पॉसिबल है? ए और बी देखो पॉसिबल। ए और बी अगर आप 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या देखते हैं हम? ये जो अंदर वाली वैल्यू, फर्स्ट मैट्रिस इसका क्या कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। देखो ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है, तो इसका मीन सी पॉसिबल है। अगर आप बी ए को देखोगे, बी पहले रखोगे, ए बाद में, तो फिर ये वाली वैल्यू देखोगे आप। अगर हम ए मैट्रिक्स को इधर बनाते हैं, ए मैट्रिक्स को इधर बनाते हैं और इसका ऑर्डर क्या है हमारा, इसमें कितनी रोज है? 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। और अब देखें अंदर वाली वैल्यू, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन ये गिवन किए हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, तो इससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो इसके हम सॉल्यूशन कह सकते हैं कि एक x = 2 होगा। अगर हम x - 2 को 0 के इक्वल ले लेते हैं, 0 इक्वल लेते हैं, एक x की वैल्यू आएगी 2। और अगर हम इस x की जगह पर इस x की वैल्यू 2 को x के प्लेस पर पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये से 0 बनाते हैं। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, अगर देखो अगर हम इसमें हम x की वैल्यू 2 आई हमारी, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। किस इक्वेशन में? ये x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। कब? अगर हम एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर दें। देखो 2 से भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर k × 2 और यहाँ पर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा अगर हम x = 2 पुट कर रहे हैं, क्योंकि 2 इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर हम x = 3 भी पुट करते हैं तो 3 भी इसका सॉल्यूशन होगा, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 प्लस ये कितना आ रहा है? 2k और ये आ रहा है +6 इक्वल्स टू में 0। अभी +4 और +6, +4 + 6 कितना होगा? +4 और +6 कितना हो जाएगा? +10 और इक्वल्स टू में 0। ओके, अब हम देखते हैं इसमें 2k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना? -10। एंड ये हमारा k = कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड कर देंगे -5, तो -5 इसकी वैल्यू आ रही है। -5 किसकी वैल्यू आ रही है हमारी? यहाँ पर वैल्यू आ रही है -5 ये वाली। इसमें ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा -5a, सेकंड का a होगा। तो देखो इसमें आ रहा है आपको समझ में? सिंपल ही कॉन्सेप्ट है हमें हमारा कि देखो जो भी सॉल्यूशन होता है हमारा, उसको अगर हम उस इक्वेशन में x के प्लेस पर पुट करते हैं, जो भी x की वैल्यू होती है, तो वो उसको 0 बनाती है। तो इसमें हमने 2 पुट किया x के प्लेस पर, तो इसका आंसर हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें हमारा k अननोन था, अगर ये k की वैल्यू देता तो 0 आता, लेकिन यहाँ पर k अननोन कर देता है तो k की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं x - 3 से, तो 3 आती, 3 को भी आप पुट करोगे यही आंसर आएगा -5। तो सेकंड वाले का फर्स्ट आंसर है। अब इसमें हम बात करते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या? देखो थर्ड वाले में कह रहा है कि रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500 फ्रॉम अ होलसेलर। एक रिटेलर ने होलसेलर से 1500 में कोई आइटम खरीदा एंड सेल्स टू कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। तो 1500 का जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा, जो भी आर्टिकल था, वो 10% प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है। देखो 10% प्रॉफिट, अगर इसमें हम इसका 10% निकालें, 1500 का 10% निकालें, तो कैसे निकालेंगे? इनटू में 10 डिवाइड बाय 100, यही तो करते हैं हम। 2 0 से 2 0 कैंसिल आ रही, तो 150 आ रहा है। 1500 का 10% कितना आ रहा है? 150। तो 1500 में हम कितना ऐड कर देंगे? 150 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 1650। तो 1650, 1650 रुपये। इसका मीन्स क्या है यहाँ पर? इसका मीन्स है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कितने का, आर्टिकल कितने का सेल किया जा रहा है? ये आर्टिकल 1650 का बेचा जा रहा है। किसको? कस्टमर को। ठीक है, अभी कह रहा था सेल आर इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मीन्स इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट। तो उसमें हमारा GST 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किस किस में?
SGST और CGST में। तो इसमें हम क्या करते हैं GST, लेकिन इसमें कहा कि GST अगर 10% देना है, इस सेलिंग जो प्राइस है पर 10% GST भी पे करना है, तो उसका अमाउंट ऑफ GST बताना है कि कितना GST पे करना है। तो सिंपल है, इसमें हम बता सकते हैं कैसे, इसका 10% निकाल दो आप। इसका 10% कितना होगा, देखो अगर हम इसका देखें, इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा हमारा 1650 का 10% निकालने के लिए 10% हटाएंगे डिवाइड बाय 100, ये जीरो से ज़ीरो, ये जीरो से ज़ीरो कैंसिल, 165, ये क्या होगा इसका 10% होगा, तो यही क्या होगा इसमें GST पे होगा। तो यही GST पेड करना पड़ेगा हमें, मतलब मीन्स कस्टमर को। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारी b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 और इसका कर देंगे स्क्वायर होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, x² कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम, तो इसके a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है, c के प्लेस पर है k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 36 आएगा प्लस का, क्योंकि स्क्वायर करते हैं अगर हम नेगेटिव वैल्यू को तो वो प्लस हो जाता है। 4k होगा ये, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन 0 ना। अब अगर हम क्या करते हैं इसमें -4k को इधर ही रहने देते हैं, 36 इधर लेके आते हैं, तो माइनस का 36 हो जाएगा। लेकिन देखो ये माइनस से माइनस साइन डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता इनइक्वालिटी में, अगर इस साइन कैंसिल करोगे आप तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। या तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस 4k को ही इधर लेके आ जाते हैं, तब भी यही रिलेशन बनता हमारा, और k की वैल्यू आ रही है 4 इधर डिवाइड में जाएगा हमारा, तो 4 9 36, k की वैल्यू लेस देन 9 आ रही है, लेस देन 9 डी आंसर आ रहा है इसका। ओके, तो ये होगा इसका डी आंसर। तो इसका डी आंसर हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको सिर्फ बताना है कि AP कौन सी है इसमें। AP कौन होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे 4 में से 3 माइनस करो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 9 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो ये AP नहीं है। इसमें देखो ये √3 है, 2√3, 3√3, तो ये AP है, ये AP है। कैसे AP है, देखो आप 2√3 में से √3 माइनस करोगे, √3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1√3 आएगा। जैसे ऐसे समझो 2x में से x माइनस करेंगे तो 2x में से 1x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। ऐसे इन दोनों में से माइनस कर लो, 3√3 में से माइनस करोगे 2√3, तो ये भी कितना आएगा हमारा, ये भी कितना आएगा √3 होगा, 1√3। तो इसका मीन्स ये भी AP है हमारा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है सभी टर्म्स के लिए। आप A2 - A1 करो, A3 - A2 करो, क्योंकि सभी में सेम आना चाहिए, अब तभी वो AP होगा। अब जैसे हम थर्ड वाला चेक करें, इसमें सेकंड वाला AP हो गया, थर्ड वाला चेक करें अगर हम, थर्ड वाले में 6 में से 8 माइनस करोगे -2 आ रहा है, 6 में से 8 माइनस करोगे -2 आ रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 6, क्या आ रहा है हमारा 6 - 8 कितना आ रहा है -2, यहाँ पर आ रहा है हमारा 4 - 6 कितना आ रहा है हमारा -2, यही तो है हमारा। यहाँ पर भी 2 - 4, तो सभी जगह -2 आ रहा है, इसलिए इसका मीन्स ये भी AP है हमारा। सेकंड और थर्ड AP है, इसका मीन्स इसका आंसर क्या होगा C, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में कह रहा है कि टेबल शोज द वैल्यूज x एंड y वेयर x इज़ प्रोपोर्शन टू y। तो एक प्रोपोर्शन में है अगर, तो हम इसे प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे कि 6 और m का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 12 और 18 के। तो आप m की वैल्यू फाइंड कर लो, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। जैसे 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई में कर दो और 2 को कर दो इधर डिवाइड में, 2 को कर दो इधर डिवाइड में, m हो जाएगा ऊपर, m आ जाएगा ऊपर। 2 से कैंसिल करोगे 2 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9, m की वैल्यू आ रही है 9, m की वैल्यू 9 आ रही है। अब n की वैल्यू और देखो क्या आ रही है इसमें, m की वैल्यू 9 आ गई, n की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही आप इस रेशियो को इसके साथ इक्वल ले लो, जैसे 12/18 था, तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, m की वैल्यू आ रही है हमारी क्या 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि m की वैल्यू तो हमारी आ गई 9, m की वैल्यू को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9।
एन की वैल्यू और फाइंड करनी है अगर हमें, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये जो 12/18 है, 12/18 है, किसके इक्वल रखेंगे इसे हम, n/6 के। यहाँ पर इसे सोल्व करो, 6 2 12 और 6 3 18, और यहाँ पर ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, n/6। 6 को उधर लेके आ जाओ, अगर हम 6 को उधर लेके आ जाते हैं देखो, तो ये 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर आकर, और यहाँ 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, n की वैल्यू 4 आ रही, इसका मीन्स आंसर इसका सी, m की वैल्यू 9 एंड n की वैल्यू 4। तो ये होगा इसका 6th पार्ट का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 7th में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और PQR अगर क्या है हमारे सिमिलर हैं, तो अगर AD और PS का रेशो 3:8 है, तो AB और PQ का रेशो कितना होगा। देखो, जो इनके एल्टीट्यूड का रेशो होता है वही इनके मीडियन का रेशो होता है, वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है, तो यही रेशो रहेगा हमारा 3:8। तो ये याद रखना है आपको, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो रहेगा वही एल्टीट्यूड का होगा, वही मीडियंस का होगा। तो इसमें भी हमारा 3:8 ही होगा, ये होगा 3:8 ही होगा इसमें। नाउ अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल शेप्ड पीस ऑफ अ हार्ड बोर्ड इज रोटेटेड कम्प्लीटली अबाउट इट्स हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस साइड्स के अलोंग इसको रोटेट करते हैं, एज सोन इन द डायग्राम, द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज। जो सॉलिड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, एक सिंगल कोन बनेगा, डबल कोन। देखो अगर इसे ध्यान से देखो, इसमें ये जो कोन रोटेट हो रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, देखो हाइपोटेनस साइड को जिस तरीके से हम बनाते हैं, इसमें यहाँ पर ही 90 है, और अब इसे हम रोटेट कर रहे हैं इस साइड के अबाउट, तो ये जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से बन रहा होगा, तो इसमें 2 कोन्स होंगे, तो इसमें डबल कोन बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें ओनली 2, बी होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 9th पार्ट है इसमें, इसका 8th पार्ट था हमारा। 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में क्या कह रहा है कि द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो। कल जो है सन कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से, तो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा हमारा, तो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा। इट विल रेन ऑन मंडे, मंडे में रेन होगी, बारिश होगी, तो हो भी सकती है, नहीं भी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कन्फर्म। फेब्रवरी मंथ्स हैज़ 29 डेज इन लीप ईयर, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, तो ये हमेशा सही है हमारा। ये दोनों ए और सी हमेशा कंफर्म है। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द अबव इवेंट्स हैज़ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पर 100% चांसेस होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 100% चांसेस किस में हमारे ए और सी में है, तो ए और सी इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। 10th वाले में 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केल इन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, द पॉइंट इज, इस पॉइंट को क्या कहेंगे। एक अगर आपने कोई भी स्केल इन ट्रायंगल लिया है जिसकी अलग अलग साइड है, एक पॉइंट है जिसके वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर या सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड आपको पता है जब हम मीडियन का इंटरसेक्शन करते हैं, इस पर एक हमने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड के बारे में बताया है आपको। तो इन सेंटर क्या होता है, जब हमारा अंदर सर्कल बनता है, जो अंदर सर्कल बनता है वो क्या होता है, इनका बाइसेक्टर होता है। किसका बाइसेक्टर, एंगल्स का बाइसेक्टर। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता वर्टिसेस पर, इक्वल डिस्टेंस पर वर्टिसेस पर होता है क्या हमारा, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता है कैसे कि सरकम सेंटर होता है इनसे पास, मतलब इनके वर्टिसेस से पास करता हुआ सर्कल, और वो क्या होता है इन पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है, और ये यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो इसका होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम इसमें 11। इन ए सर्कल विद रेडियस आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल्स टू। अगर किसी सर्कल पर 2 पैरेलल टेंजेंट बनाया जाए, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये पैरेलल टेंजेंट, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसका डायमीटर होगा। डायमीटर को 2r कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हम कौन सी लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम, हमेशा कौन सी लेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो इसमें तो हमारा आंसर कितना होगा इसका, 2r हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम 12th कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ई विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ए बी फाइंड द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए लैम्प पोस्ट फ्रॉम द पोजिशन सी डी एंड ई। सी डी ई से इनके एंगल्स आपको गिवन किए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो इसने tan के टर्म्स में पूछा, सबसे पहले बताओ कि एंगल्स कौन सा ग्रेटर होगा इसमें, तो सबसे बड़ा एंगल होगा हमारा ये अल्फा, फिर बीटा और फिर ये गामा। क्यों, आप देखो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि आप जब सबसे
पास खड़े होगे किसी भी चीज़ के और उसके टॉप को देख रहे होगे तो सबसे ज़्यादा एंगल बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अपने चेहरे को ऊपर करना पड़ेगा, अपने मुंह को ऊपर करके देखना पड़ेगा, अपनी आँखों को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। दूर जाओगे थोड़ा कम उठाना पड़ेगा, फिर कम, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल ये होगा। और आपको पता है tan वाली जो वैल्यू है वो tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है। फिर क्या होता है हमारा 1/√3, फिर क्या होता है 1 और फिर क्या होता है √3। तो ये इंक्रीज़ हो रही है। तो एंगल जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो ये वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, मतलब जो एंगल बढ़ा उसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसकी वैल्यू भी बड़ी हो रही है। तो देखो tan अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बड़ा होगा बीटा से, यस अल्फ़ा बड़ा होगा बीटा से, तो ये वाला सही है। बीटा छोटा होगा गामा से, बीटा छोटा होगा गामा से, नहीं बीटा तो बड़ा होगा गामा से, तो ये भी गलत है। tan गामा बड़ा होगा tan अल्फ़ा से, नहीं गामा तो छोटा होगा अल्फ़ा से, तो ये भी गलत है। tan अल्फ़ा लेस देन होगा क्या, tan अल्फ़ा छोटा होगा, नहीं tan अल्फ़ा तो सबसे बड़ा, तो इसका मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है। सिंपल हम ऐसे बता सकते हैं। 13th में कह रहा है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12% 100 रुपीज़ शेयर आर एट 80 रुपीज़। 100 रुपीज़ का शेयर कितने में मिल रहा है, 80 में। 100 रुपीज़ का शेयर 100 में, 100 रुपीज़ का शेयर 120 में। इसमें कह रहा है शेयर्स ऑफ विच कंपनी एट प्रीमियम। प्रीमियम पे कब मिलता है, जब वो ज़्यादा वैल्यू का होता है, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है नॉमिनल वैल्यू से। तो 100 का शेयर जब 120 में मिलेगा तो यही इसमें प्रीमियम देगा। तो ये सी वाला इसका ऑप्शन है, सी वाली जो कंपनी है प्रीमियम पर है। ओके। 14th में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से लाइन कौन सी पास हो रही है ये आपको बताना है। 3x - 2y + 5 = 0। क्या इसे अगर आप 0 0 पुट करो, अगर आप 0 0 पुट करते तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, देखो इसे 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर इसे 0 0 सेटिस्फाई करता तो ये ओरिजिन से पास हो रहा होता। मीन्स देखो आप कि अगर आप 3 और इसके साथ 0 लेते हो, -2 इसके साथ 0 लेते हो और प्लस में 5 = 0, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी 0 है, इसके साथ भी 0 है, लेकिन ये 5 = 0 होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मीन्स ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा हमारा। सेकंड वाली इक्वेशन देखते हैं कि ओरिजिन से पास होगी या नहीं। देखो वैसे तो ओरिजिन से वही इक्वेशन पास होती है जिसमें सी वाली वैल्यू नहीं होती, जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता। जैसे इसमें ax है, by है और ये सी वाली वैल्यू है। तो जिस भी इक्वेशन में सी वाली वैल्यू नहीं होगी ना वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। जैसे सेकंड वाली, इसमें सी वाली वैल्यू है ही नहीं तो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। आप इसमें एक्स की जगह वाई की जगह 0 0 पुट करो, 0 = 0 आ रहा है, तो बी वाला इसका आंसर होगा। 15th में कह रहा है कि फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन 20x25 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें असर्शन रीजन में क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट दी होती हैं और आपको बता रहा होता है कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सेकंड वाला उसका रीज़न दिया होता है कि बताओ रीज़न करेक्ट है या नहीं है। जैसे फर्स्ट में कह रहा है कि टू फाइंड मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा द वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी डेटा का मीडियन फाइंड करना तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मीडियन इज़ द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा, ये भी सही है कि मीडियन क्या होती है, सेंट्रल मोस्ट अरेंज डेटा। मतलब अगर हम डेटा को अरेंज कर देते हैं तो उसकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होती है वही तो क्या होती है, मीडियन होती है। दोनों चीज़ें ही, इसका मतलब रीजन इसका करेक्ट है। तो ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स गलत, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू गलत, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो इसमें सी होगा कि बोथ ए एंड आर एंड ट्रू, असर्शन रीजन दोनों ही बातें इसमें सही हैं। तो इसमें ये इसके MCQs हो गए हमारे। तो ये इसमें MCQs पार्ट था इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।